आप में से किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? दीदी किया, थोड़ा हल्का, अपने आप में हल्का सा लगने लगा। पहले ऐसा लगता था भारी भारीपन, बोझ सा। अभी अपने दूसरों को माफ करने से हम खुद ही हल्के हो रहे हैं, है ना? जो बात करी थी हमने लास्ट टाइम कि जितना हम लोगों के साथ कंप्लेन रखते हैं उतना ही हमारे अंदर गांठें बनती जाती हैं, क्योंकि फिर अगर आप अपने आप को फ्री नहीं छोड़ोगे, दूसरों से जितना अपने आप को, अपने थॉट्स को कंबाइन करके रखोगे, उतने ही ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स होते जाओगे। और सबसे पहले जब हम अपने आप को कॉम्प्लेक्स करते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी हमारी ही गायब होती है ना? तो माफ करना है दूसरों को, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। और कौन बताएगा? आप में से कोई भी बता सकते हैं। और अच्छा होगा अगर आप लोग में से कैमरे कैमरे ऑन कर ले तो थोड़ा सा देखने में सबको अच्छा लगेगा। किसी और को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या आज का सेशन शुरू करें हम? चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सभी लोग अगर एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा, सिर्फ सुनने के लिए नहीं लेकिन यहाँ से कुछ लेकर जाने के लिए ये सेशन बनाया गया है। इसलिए अच्छा होगा कि आप सभी लोग अपने साथ पेन डायरी रखें, अपना होमवर्क और यहाँ से नोट्स लिखते जाएं। और जो भी आपको लगता है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा लाइव ग्रुप है, उसमें आप सभी का स्वागत है। इस ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी उम्र के, किसी भी एज के या किसी भी ग्रुप के, माना किसी भी वर्ग के। और यहाँ पर बस एक कंडीशन है कि आप जब यहाँ आएंगे तो आपको कुछ सीख कर और कुछ अपने अंदर बदलाव करके जाना है। तो अभी मैं आप सभी को यहाँ म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आप सबकी जो साउंड आ रही है वो कैमरे को डाइवर्ट कर रही है। आप में से जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है वो अपने हैंड रेज करिएगा प्लीज। चलिए, तो हमारे लिए क्या क्षमा करना, निस्वार्थ प्रेम देना या धन्यवाद देना, शुभकामनाएं देना मुश्किल था? कितने लोगों को लगा कि ये मुश्किल था? अब आपने किया होगा तो कुछ तो पता चला होगा ना, बताएं कितना मुश्किल था और सबसे मुश्किल क्या था? माफ करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, फिर बाद में धीरे धीरे किया, कोशिश की तो हो गया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत तो करी ना। और आप में से कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, सबके माइक म्यूट है तो आपको अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। यहाँ पर जिसको बोलना है पहले माइक को अनम्यूट करे फिर बोले। चलिए अच्छी बात है, आपने मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बताइए, बताइए सोनी। दीदी जैसे माफ करने की बात आती है, लेकिन किसी को कोई माफी की जरूरत नहीं है, वो माफी नहीं चाहता कि मैंने कुछ किया है तो माफ कर दो। लेकिन फिर भी वो हर जगह ये रहता है कि माफ कर दो, मतलब अपनी तरफ से, लेकिन वो तो माफी नहीं चाहता है। एक्चुअली उसको लगता ही नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। आपको माफी बोल कर नहीं देनी है कि मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। हाँ, अंदर ही अंदर भी देनी है, लेकिन वो तो नहीं चाहता है अंदर से ना कि मुझे जी मैं समझ रही हूँ। आपकी कोई यूनिक प्रॉब्लम होगी जिसके लिए आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए, पहले तो इंसान को लगता हो कि वो माफी मांगे या माफी महसूस करे। मैंने आपको पहले भी बताया था, हर कोई यहाँ पर जो कुछ कर रहा है, कह रहा है या सुन रहा है, वो अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग सही होने पर कर रहा है। कोई गलत होता है तब नहीं कुछ बोलता है, उसको लगता है मैं सही हूँ इसीलिए वो वैसा कर रहा है। फिर वो आपके नजरिए में भले गलत हो, है ना? इसीलिए वो, उसको ना तो ये लगता है कि मैंने गलत किया है और ना ही वो उसकी माफी आपसे चाहता है। जब लगे कि गलत किया तब तो वो आपसे माफी की एक्सपेक्टेशन रखे, है ना? और किसी को बोलना है इस पे? अपना ऐसा कोई है नहीं जिससे माफी मांगे और अपने सब ठीक है। अच्छा, और नहीं कुछ अपनी गलती। बेसिकली मैंने आपको ये एक्टिविटी इसलिए दी थी ताकि जब हमारी खुशी गायब हो जाती है, तो हमारी खुशी गायब होने के पीछे कारण ये होता है कि हमारे मन में किसी के प्रति
जो उन्होंने हमारे साथ पास्ट में किया है वो थॉट प्रोसेस बार बार आ रहा है और उसके लिए हम उनको दोषी ठहरा रहे हैं। तो सिर्फ यही वजह है कि हमें उनको माफ करना है ताकि हमारा उनके साथ एक थॉट का कनेक्शन जो है वो चेंज हो जाए, हम उनके साथ कनेक्टेड ना रहे। क्योंकि जब आप किसी के बारे में ज्यादा सोचते हो तो उसकी खुशी या उसका सुख वो आपका भी बन जाता है। इसीलिए हमको अपने बुद्धि के तार उनसे अलग करने हैं। आगे वाले सेशन में मैं आपको वाइब्रेशंस और थॉट प्रोसेस के बारे में और बताऊंगी कि कैसे हमारी जो भावनाएं हैं या जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वो उनकी भावनाओं को चेंज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हमारी एक बहन भी आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। उनको एक्सपीरियंस तो अभी भी हो गया था लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि वो अगले नेक्स्ट वीक में आपको बताएंगी। तो अपने नेक्स्ट वीक में हम सेशन में सुनेंगे कि कैसे हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो दूसरों को माफ करने से सेटल होता जाता है। क्योंकि आप सभी को ये बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा कि हमारा कार्मिक अकाउंट कैसे लोगों के साथ बन रहा है और वो कैसे कारण बन रहा है हमारे खुशी और दुख के। ठीक है, तो अभी हम आगे का आज की जो एक्टिविटी है और जो लास्ट एक्टिविटी है उसके हिसाब से सबसे पहले तो आज हमें ये सीखना है कि हमें प्रकृति से बहुत प्यार करना है। अभी तो हमने मनुष्यों की बात करी कि जिनको हमें क्षमा करना है, निस्वार्थ प्रेम देना है, धन्यवाद देना है, शुभकामनाएं देना है। अब हमें प्रकृति से भी बहुत प्यार करना है और उसी जैसे वो हमें प्यार करती है। प्रकृति में देखिए एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब सूरज ना निकले, आपको वो अपनी सनलाइट ना दे। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब पानी अपना गुड़ खोकर आपकी प्यास बुझाना बंद कर दे, खाना आपकी भूख मिटाना बंद कर दे। तो जब प्रकृति निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रही है तो क्या हम प्रकृति के अधिकारी निस्वार्थ भाव से लोगों को माफ नहीं कर सकते, लोगों को दे नहीं सकते? खुद से क्वेश्चन पूछे कि क्या हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा है लोगों को क्षमा करना? आखिर ये प्रकृति क्यों हमें इतना माफ करती है? हम इसको इतना गंदा कर रहे हैं, हवा को इतना पॉल्यूटेड कर दिया, पानी को खराब कर दिया, जमीन धरती की मिट्टी खराब कर दी, फिर भी ये आखिर आज तक देती जा रही है। तो क्या हम उससे प्रकृति से एक गुण नहीं ले सकते क्षमा करने का, सहन करने का? तो आपको ये अपने मन में एक बार क्वेश्चन जरूर रेज करना चाहिए। और जब कभी भी ऐसा लगे कि मुझे किसी ने दुख दिया या मैं उसकी वजह से बहुत हर्ट हुई, किसी ने मेरी बेइज्जती करी, तो जरा इस बात को जरा सोचे कि आखिर प्रकृति की भी तो हम कितनी बेइज्जती करते हैं, प्रकृति को हम कितना नुकसान पहुंचाते हैं। क्या एक दिन भी सूरज ऐसा हुआ जो निकला ना हो आपके लिए? तो क्या हम नहीं माफ कर सकते? क्योंकि ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको शक्तिशाली बनाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। जितना आप लोगों को माफ करते हो, निस्वार्थ लोगों के लिए देते जाते हो, उनसे प्यार करते हो, आप बहुत शक्तिशाली बनते जाते हो। फिर दूसरे जो है वो आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं रह पाता। तो आपको ये सारे अनुभव खुद लेने होंगे जब आप खुद ये चीजें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। दूसरा है ईश्वर। ईश्वर से भी प्यार करें। अब आप कहेंगे कि ईश्वर से तो हम सब प्यार करते हैं, सुबह सुबह 1-2 घंटे की पूजा भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दे और अपने मन में प्रश्न करें कि ईश्वर से प्यार आप अपनी इच्छाओं के लिए तो नहीं करते कि मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे अच्छे से बड़े हो जाए, शादी हो जाए, मेरी ये डिमांड पूरी हो जाए, मेरी वो डिमांड पूरी हो जाए। क्या कभी आप ईश्वर से ईश्वर के लिए प्यार करते हो कि आप मेरे साथ रहो, आप मुझे कुछ दो या ना दो, मैं निस्वार्थ भाव से आपसे प्यार करूंगी? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि मेरे दिन भले ही खराब चल रहे हो तब भी मैं भगवान से उतना ही प्यार करती रहूं बिना कंप्लेन किए? तो आपको ये चीजें अपने अंदर लानी है। जैसे ईश्वर से माइक म्यूट करें प्लीज। तो ईश्वर से भी हमें प्यार करना सीखना है। जैसे ईश्वर हमें बेइंतहा प्यार करता है, बिना किसी शर्त के। हम उसके लिए कभी कुछ करें या ना करें, लेकिन वो हमें प्यार करता रहता है। कई बार वो हमें बचाता है, कई बार वो हमारी मदद करता है और वो हमारी गलतियों के लिए हमेशा ही क्षमा कर देता है। इस संसार में करोड़ों लोग हैं और उनमें से बहुत सारे लोग ढेरों पाप कर रहे हैं, लेकिन तब भी ईश्वर उनको क्षमा कर रहा है ना। तो क्या हम उनको क्षमा नहीं कर सकते? क्या हम ईश्वर से भी बड़े हो गए हैं या हम बहुत बड़े जज बन गए हैं कि हम डिसाइड करेंगे कौन गलत है कौन सही है? क्या ईश्वर को जज करना नहीं आता?
हम अपने ही वकील बन गए हैं कि हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन गलत है और कौन सही है। तो जब तक हम ईश्वर के बराबर, ईश्वर के जैसा नहीं बनना चाहते, तब तक हमारे लिए उसकी तरह खुश रहना भी बहुत मुश्किल है। आप चाहते हो कि आप हमेशा खुश रहो, लेकिन आप हमेशा वैसा रहते क्यों नहीं जैसा ईश्वर आपको बनाना चाहता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले ईश्वर से प्यार करें और उनकी तरह सबसे प्यार करें, सबको क्षमा करें। चलिए, आज की जो थीम है इस वीक की, आने वाले जो पूरा हफ्ता है, आपको इस हफ्ते में अपने दिल की सफाई करनी है। माना अपने अंदर की सफाई करनी है। कैसे करेंगे ये सफाई? ये अभी तक शरीर तो आप लोग रोज साफ करते हैं, है ना? सुबह से उठते ही ब्रश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हमारे दिल में, हमारे मन में भरा हुआ है, इसकी सफाई कौन करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों में जो कमियां कमजोरियां देख रहे हैं, वो हमारी कमी कमजोरी होने के कारण हमें दूसरों में दिख रही हैं। पता चले हमें धुंधला दिख रहा है, हम सोच रहे हैं दूसरों में कमियां हैं और यहाँ हमारे ही शीशे में परत जमी हुई है। तो ये हमें चेक करना है। ये कैसे करेंगे? दिल की सफाई करना क्यों जरूरी है? इसका कारण है कि जब तक आपके एक बुद्धि में, आपके मन में कचरा भरा रहेगा, माना दूसरों के प्रति कोई ना कोई नेगेटिव या व्यर्थ बातें भरी होंगी, तब तक आप दूसरों के लिए पॉजिटिव बातें नहीं ला सकते। तब तक आपके मन में खुशी नहीं आ सकती। जब तक आपने अपने अंदर दुख समेटा हुआ है दुनिया भर का, दूसरों की बातों का, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, दूसरों ने पास्ट में क्या किया, फ्यूचर में क्या करेंगे, ये सारी बातों से जब तक आपका लेना देना है, आपके अंदर खुशी की जगह कहाँ है? तो पहले कुछ जगह बनानी पड़ेगी ना। जगह तो उतनी ही है, इसमें आप चाहे व्यर्थ भर लो, चाहे अपनी खुशी के लिए जगह कर लो। तो आज हम सीखेंगे कि दिल की सफाई कैसे करनी है। दिल साफ रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आपने पुरानी बातों को याद कर करके अपने अंदर कचरा भरा है, उस कचड़े ने आपकी खुशी छीन ली है। अब ये कचड़ा क्या है? आप देखिए, आपके पड़ोसी अगर कचड़ा बाहर रख देते हैं, तो कहीं आप उसको अपने घर तो नहीं ले आते हो, नहीं लाते हो ना। ऐसे ही जब आपके आस पड़ोस वाले या आपके संपर्क में आने वाले कोई भी ऐसी फालतू बातें जो आपसे, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो आपको जब वो बातें बताते हैं, तो कहीं आप उसको अपने मन में जगह तो नहीं दे देते हो, उसके बारे में सोचने तो नहीं लगते हो। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपके कान में यहाँ से बातें जाए और भले ही आप उसको यहाँ से निकाल दो, लेकिन उसके बीच में, जो दोनों कानों के बीच में आ जाता है आपका चित्त, तो वो बातें आपके चित्त पे ठहरे ना, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए बहुत ध्यान दें कि कोई भी पुरानी बात आप खुद पहले याद ना करें और ना दूसरों को याद करने का आप परमिशन दें कि वो याद करके आपको सुनाते रहे। ठीक है? तो अपने अंदर पुरानी बातों का कचरा नहीं बढ़ाना है, दूसरों का कचरा भी कभी अपने अंदर नहीं लेना है। दुनिया में, संसार में क्या हो रहा है, वो सब उनका कार्मिक अकाउंट है, वो सब उनकी प्रॉब्लम है। आपके साथ जब तक कुछ नहीं हो रहा, आप उसको इतनी सीरियसली लेके अपने जीवन का पार्ट क्यों बना लेते हो? मैंने देखा है कई घरों में बुजुर्ग माता पिता जो है, उनके घर में भले ही उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन जब दूसरे बुजुर्गों से उनकी बात होती है और अगर उनके बच्चों ने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, या दूर दूर से सुनने में आया कि किसी के माँ बाप को, कुछ बच्चों ने जो वृद्धाश्रम होता है वहां छोड़ दिया, तो ये वाले माँ बाप जिनके बच्चे अभी उनको बहुत अच्छे से रख रहे हैं, ये माँ बाप भी अपने बच्चों के प्रति एक नेगेटिव माइंडसेट बना लेते हैं और बात बात पे उनके ऊपर ये राय देते हैं या उनको ये बातें सुनाते हैं कि आजकल ख्याल कौन रखता है बूढ़ों का, आजकल हमारे लिए तो कोई है ही नहीं। तो हमें सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों के जीवन में घटित हुई घटनाओं को आपने अपने जीवन की जगह दे दी है। ऐसा तो नहीं कि जो दूसरों के साथ हुआ है उसको जबरदस्ती आप अपने ऊपर अप्लाई करके डर के जी रहे हो। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें दूसरों की राय को अपनी राय नहीं बनानी है। नहीं तो आपके अंदर जो अच्छे दिन हैं, जो आपके शुभ कर्मों की वजह से जो आपको अच्छा मिला है, आप अपने प्रेजेंट में नेगेटिव माइंडसेट की वजह से उसको भी खो दोगे, उससे मिलने वाली खुशी को भी खो दोगे। तो हमें किसी का भी कचरा अपने अंदर नहीं लेना है। दूसरा है, औरों के प्रति राय बनाने से बचे। यानी कि कोई क्या कर रहा है, किसी के जीवन में क्या घटित हो रहा है, किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके पहले आप
उसके सामने कोई जजमेंट पास ना करें। आपको किसी की ABCD भी नहीं पता कि बचपन से आज तक के एज में उसके साथ क्या कुछ हुआ है, उसने क्या कुछ सहा होगा, या उसके जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है। फिर किसी और के बता लेने से, या आपको जो अभी प्रेजेंट में दिख रहा है वो देख लेने से आप अपनी छोटी सी बुद्धि की राय क्यों बना लेते हो? हम सब कौन होते हैं किसी के बारे में राय निकालने वाले, राय बनाने वाले? क्या हमें सबके बारे में सब कुछ पता है? आज हम अपने बारे में भी अगर राय दें तो आज कुछ देंगे, कल कुछ और देंगे। तो हमें दूसरों के प्रति राय बनाने से हमेशा बचना चाहिए, और खुद तो बचे ही, साथ में दूसरों को भी कभी अपनी राय से प्रभावित ना करें। कई बार होता है कि दो लोग आपस में तीसरे लोगों के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा इंसान था वो तीसरे इंसान से कभी मिला भी नहीं, लेकिन इन दोनों ने आपस में, पहले वाले ने दूसरे को तीसरे के बारे में बताकर एक पहले से ही कुछ प्रभाव दे दिया, कुछ बातें बता दी। अब वो जब तीसरा वाला दूसरे से मिलेगा तो वो पहले से ही कुछ राय बनाकर मिलेगा, और ये उसके लिए ठीक नहीं, ये उसके संबंधों के लिए ठीक नहीं। तो आप देखिए कि एक ही इंसान के संबंध अगर 10 लोगों से अलग अलग देखे जाए तो सबके संबंध सबके साथ अलग अलग होते हैं। कभी किसी के साथ बहुत अच्छे, किसी और के साथ थोड़े कम अच्छे, किसी के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं। तो ये आपकी आपस में कार्मिक अकाउंट और आपकी आपस में ट्यूनिंग पर डिपेंड करता है। हमें दूसरों को अपनी राय से प्रभावित नहीं करना चाहिए। दूसरा है, नेक्स्ट जो है कि लोगों के दुख में आपको सुख नहीं मिलना चाहिए। दूसरों के घर में चोरी हो गई, किसी के घर में कोई बुरी घटना हो गई, किसी का कोई नुकसान हो गया, किसी के बच्चे फेल हो गए, या किसी के यहाँ पर कोई बहुत प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसमें कहीं सुखी तो नहीं होते हो। चेक करें अपने आप को। कोई भी, जरूरी नहीं सबके लिए, लेकिन शायद आपके जीवन में कोई एक या दो लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में जानकर दुख हुआ है, उनको ऐसा जानकर आपका मन बहुत खुश हो जाता हो। चेक करिएगा, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी के भी दुख में सुखी होते हो तो वो सुखीपन बहुत देर तक नहीं रह सकता। परमात्मा भी कभी भी अपने बच्चों के दुख में, भले ही वो दुखी नहीं होता तो सुखी भी नहीं होता। तो इसलिए आपको भी ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी के दुख में, कभी किसी के डिमोशन में, कभी किसी के घर में कोई आपदा आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी के साथ कुछ बुरा घटित हो गया, किसी के बच्चे ने कुछ कर लिया या फेल हो गया, या उसका बच्चा अगर आपके बच्चे से कम होशियार है, तो आप कहीं उसमें सुखी तो नहीं हो रहे हो। ये बहुत हमें चेक करना है। हमको अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि हम न्यूट्रल बनाते जाएं। फिर नेक्स्ट है कि हमको किसी की कमजोरियों से नफरत नहीं करना है, बल्कि उन पर रहम करना है। कैसी कमजोरियां? आजकल देखा जाता है ज्यादातर घरों में क्रोध की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर घरों में लोग बहुत आपस में एक दूसरे से क्रोध और अहंकार की खातिर लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तो जो जिसके सामने ये बार बार किया जाता है वो अक्सर उनसे नफरत सा करने लगते हैं, या धीरे धीरे वो नफरत बढ़ने लगती है। तो हमें देखना है कि जैसे अगर आपके घर में कोई कैंसर का पेशेंट होगा और वो अगर झुंझलाएगा, वो परेशान होगा, तो क्या आप उससे नफरत करोगे? नहीं करोगे ना। आप समझोगे कि भाई ये मरीज है, ये परेशान है अपनी बीमारी से, तो आपको उसके प्रति रहम रहेगी, आप सहन कर लोगे उसकी हर तरह की हरकतों को। ऐसे ही जो एक क्रोध है या अहंकार है, ये भी बीमारी है, ये एक मानसिक बीमारी है। इसको भले ही लोग बीमारी नहीं समझते, लेकिन आध्यात्म में इसको बीमारी कहा जाता है। कमजोरियां है ये सारी, जिसके प्रति हमें बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे बड़ी बड़ी बीमारियों के, शारीरिक बीमारियों के पेशेंट के साथ किया जाता है। तो हमें उनकी कमजोरियों से, कोई क्रोधी है, कोई अहंकारी है, या कोई भी कमजोरी है, कोई व्यसन करता है, मान लीजिए कोई सिगरेट पीता है, कोई गलत आदतों का शिकार है, वो आपका घर का सदस्य भी हो सकता है, आपके पड़ोस में भी हो सकता है, या आपके रिश्तेदारों में भी हो सकता है। तो आपको चेक करना है कि कहीं आप उससे नफरत तो नहीं करते हो, आप उसके प्रति रहम करो। रहम करने के लिए आपके अंदर कैसी फीलिंग्स होनी चाहिए कि इसका कल्याण हो, ये अपनी इस बीमारी से बाहर आ जाए, ये बेचारा परवश है, ये अपनी कमजोरियों से वश में आ चुका है, तो आपको उसके लिए रहम करना है। इस बात को अंडरलाइन करें। जब आप उसके लिए रहम करोगे तो अंदर जो नफरत भर रही थी वो नफरत वाली जगह खाली हो जाएगी प्यार आने के लिए, और यही प्यार एक जरिया है आपको खुश रखने का। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भेदभाव करने से बचे। ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है।
अक्सर घरों में बड़े बुजुर्ग भी अपने छोटों के बीच में बहुत भेदभाव करने लगते हैं। फिर हम आपस में अपने आस पास जो लोग हैं उनके बीच में बहुत भेदभाव करते हैं, कभी जाति के बेस पर, कभी किसी के पैसों की कमाई के बेस पर, कभी किसी के पद पोजीशन के बेस पर। तो आपको ये चीज भी अपने अंदर से खत्म करनी चाहिए। हम सभी आपस में बराबर हैं। किसी को गोरी चमड़ी मिली है, किसी को काली चमड़ी मिली है, किसी को बहुत धन मिला है, किसी को कम धन मिला है, कोई किसी को पद मिला है तो किसी को थोड़ा कम पद मिला है। लेकिन आप आंतरिक रूप में देखेंगे तो हम सब बराबर हैं। सबके पास वही चमड़ी है जो जलकर एक दिन मिट्टी बन जाती है। तो इसलिए इस अहंकार में ना आए कि हमें कोई ऊपर या कोई नीचे रख रहा है, या हम खुद भी हीन भावना में ना आए कि दूसरे हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि कोई हमें जाति के बेस पर या हमारी पद पोजीशन के बेस पर भेदभाव करता है। इस भेदभाव को आप जितना बंद करेंगे उतना देखेंगे कि सबके साथ आपके सामंजस्य जब जुड़ेगा, सबके साथ प्यार भरा व्यवहार होगा, तो आपके दिल से सबके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे जो आपको बहुत बहुत खुशी देंगे। करके देखिएगा इसको। नेक्स्ट है बदला लेने की भावना ना रखें। किसी ने आपको मान लीजिए कुछ कह दिया तो तुरंत दिल में आता है कि मैं उसको डबल कह दूं। किसी ने आपके साथ कुछ कम अच्छा किया तो आपको लगता है मैं अब उससे और बुरा करूंगी उसके साथ। तो ये जो बदला लेने की भावना है, ये बिल्कुल उसी तरह सुनामी की तरह है जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि खुशी की भी एक सुनामी होती है। एक छोटी सी लहर होती है जो और बड़ी और बड़ी और बड़ी लहर को बढ़ाती चली जाती है और एक सुनामी बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी जब हम किसी के साथ बदला लेते हैं तो उसको भी हमसे बदला लेने की ख्वाहिश जाग जाती है। तो आखिर ये बदला लेते लेते एक चक्र बन जाता है जो फिर कभी खत्म नहीं होता। तो हम बड़े बने, हम मैच्योर बने और हम इस बदले लेने की भावना को बंद करें। ये बदला लेने की भावना नेगेटिव ही नहीं। कई बार आप देखिए, आपके घर में कोई गिफ्ट देके गया, अब उसने अपनी जेब के अकॉर्डिंग या उसकी जो भी भावना के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई गिफ्ट दिया या आपको पैसे दिए जो आपको लगता है कि बहुत नहीं है, तो आप क्या सोचते हो कि अगली बार मैं उसको और कम पैसे दूंगी या उसको और सस्ता रिटर्न गिफ्ट दूंगी या उतना ही दूंगी। तो आप यहाँ देखिए, तुरंत चेक करिए कि ये कहीं मैं बदला लेने की वजह से तो नहीं कर रही। हो सकता है उसने आपको 500 रुपए दिए और आप उसको 1000 रुपए दे सकते थे। आपको लगा कि 1000 देने चाहिए, बट तुरंत आपके मन में अगर ये विचार आया कि 500 ही काफी है, उसने भी मुझे 500 ही दिए, तो आप तुरंत चेक करो ये बदला ले रहे हो आप। क्योंकि बदला बहुत छोटी छोटी बातों का लिया जाता है। तो अगर आप 1000 रुपए दे सकते हो तो क्यों ना दो, क्यों आप उसको वही रिटर्न करो जो उसने दिया। आपको अपने दिल से अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग काम करना है, ना कि दूसरों ने क्या किया उसके अकॉर्डिंग। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर जो बीत चुका है उसे फुल स्टॉप लगाएं। कई चीजें आपने पिछले दिन की, पिछले वर्ष की, कई कई वर्षों की पकड़ के रखी है और उसको आज तक सुनाते हो, आज तक उसके बारे में डिस्कस करते हो, बचपन से आज तक क्या हुआ उसके बारे में आज तक आपकी शिकायतें हैं। ये इसको आप फुल स्टॉप लगाएं। आप देखिए क्वेश्चन मार्क जो होता है ना, हम किसी क्वेश्चन में आ जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो आप बताइए, क्वेश्चन मार्क लगाना ज्यादा कठिन है या फुल स्टॉप लगाना ज्यादा कठिन है? क्वेश्चन मार्क लगाना ज्यादा कठिन है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के आगे फिर आंसर की जो लाइन है वो बहुत लंबी हो सकती है और शायद वो आपको कभी संतुष्ट भी ना करे। तो इसलिए आपको ये चेक करना है कि अगर मैं कोई पुरानी बातों को बार बार डिस्कस करती हूँ तो अटेंशन रखें और तुरंत उसको वही रोक दें, उसको फुल स्टॉप लगाए। जो हुआ सो क्लोज, चैप्टर क्लोज, फाइल क्लोज करनी है। अगर आप ये फाइल क्लोज नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि में जो जगह खुशी की बननी चाहिए वो उन पुरानी बातों से मिले हुए दुख को आप कई गुना बढ़ाते चले जा रहे हो और वो फिर आपके लिए जगह ही नहीं है कि आप उसकी जगह खुश रह सको। इसलिए फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। फिर आपको अंदर और बाहर से एक समान बनना है। ऐसा ना हो कि आप अंदर कुछ और सोचते हैं, बाहर कुछ और दिखाते हैं। अंदर बाहर एक साथ, आपको जो अंदर, पहले तो सोचने को ही आप ठीक कर सकते हो कि आपको अगर लगता है कि मैं दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच पा रही हूँ, लेकिन बोलना तो जरूरी है ना अच्छा, नहीं तो संबंध और बिगड़ जाएंगे। कई बार अच्छा नहीं सोचते लेकिन बोलते अच्छा अच्छा है, तो अच्छी बात है। बोलने का जो नंबर है वो सबसे ऊपर टॉप पे है, क्योंकि सभी को पसंद होता है कि सब एक दूसरे से स्वीटली बोले, एक मीठी शब्द, मीठी वाणी में बात करें।
ये इसकी प्रायोरिटी होती है। जो लोग भले ही अंदर से अच्छे ना हो, लेकिन अगर वो प्यार से बात करते हैं तो वो ज्यादातर लोगों के अच्छे मित्र बन जाते हैं। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि हम अंदर से साफ रहें। तो अगर आपको लगता है मैं अंदर से तो बहुत साफ हूँ, लेकिन बाहर मेरी वाणी खराब हो जाती है, मैं कड़वा बोल देती हूँ, मैं बहुत सही बोलती हूँ, इसलिए लोगों को बुरा लग जाता है, तो यहाँ पर आपको एक चीज और सुधारने की जरूरत है। वो है कि आप सिर्फ अच्छा बोलने के लिए अपने मन के विचार तो आपके अच्छे हैं ही, लेकिन प्यारा और अच्छा बोलना भी सीखें। अच्छा बोलना सीखना एक कला है। आगे चल के और सेशंस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी वाणी में हम संयम रखकर जो हमारे अक्सर सही बातों को हम रखें भी और दूसरों को बुरा भी ना लगे, हमें अपनी बातों में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और प्यार से हम अपनी बात को रख भी दें और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास डबल प्रॉफिट है, आपका दिल भी साफ है और आप अपनी बात को कह भी दे रहे हो। तो जो लोग ऐसे हैं जिनका दिल थोड़ा ईमानदार नहीं होता, दिल बेईमान होता है, लेकिन सामने साफ अच्छी बातें करते हैं, तो आप उनसे जीत जाओगे। एक्चुअली हमारी लड़ाई अपने आप से ही होनी चाहिए कि हम अपने आप से जीते, कि हम सबको जीत सके। लेकिन अक्सर वो लोग जीत जाते हैं जो मुंह के मीठे होते हैं, भले ही दिल के वो मीठे ना हो। तो आपको एक ये बहुत बड़ी भगवान से, परमात्मा से एक बहुत बड़ी विशेषता मिली है कि आपका दिल साफ है। लेकिन अब आपको अपने वाणी में भी उसको साफ लाने की, वो मधुरता लाने की जरूरत है। इस पे काम करेंगे और इसको हम बदल के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा कि वाकई मैं मेरे बोलने के तरीके से कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इस हफ्ते की ये जो वीक है, पूरा 3rd वीक है हमारे कोर्स का, सेशन का। इस हफ्ते के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज दे रहे हैं, जिसमें से पहली एक्टिविटी है कि आपको प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना है। आप भले ही मॉर्निंग में जल्दी उठकर थोड़ा सा अपनी छत है या गार्डन है या रोड पर वॉक करने या जाते हो, पार्क में वॉक करने अगर जाते हो तो, या आपकी बालकनी है, तो कहीं पर भी आप थोड़ी देर के लिए अकेले में बैठ जाए, थोड़ा सा प्रकृति के साथ समय बिताए, कुछ बर्ड्स को देखे, जानवरों को देखे वो आखिर क्या करते हैं, चींटियों को भी देख सकते हैं, छोटे छोटे प्रकृति के जितने भी क्रिएचर्स हैं उस पर ध्यान दें। अपनी बुद्धि को थोड़ा देखे कि आखिर उनके स्ट्रगल को, इतना स्ट्रगल होते हुए भी वो खुश कैसे रहते हैं। मनुष्य से ज्यादा खुश आज के सारे जानवर हैं। तो देखिए, मनुष्य को भी कहीं ना कहीं अगर देखना है, सीखना है, तो उनसे सीखे जो हमसे ज्यादा खुश है। तो थोड़ा आसमां को निहारे, चांद सितारों को देखे, उन इसको जब हम नेचुरल चीजों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो देखते हैं कि हमारे अंदर उनकी एक पॉजिटिविटी अंदर आती है, क्योंकि जो नेचुरल चीजें हैं ये किसी की नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं हो रही है। तो इनके लिए जब आप इनको अपना टाइम देते हो, थोड़ा सा इनसे सीखने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। हम पूरे टाइम गैजेट्स, मोबाइल या इलेक्ट्रिसिटी या लोगों से घिरे रहते हैं, तो इसके कारण हमारे ब्रेन को, हमारे मन को थोड़ा सा भी एक फ्री स्पेस नहीं मिलता। उसको फ्री स्पेस मिलने के लिए आपको थोड़ा सा प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको परमात्मा के साथ, आपका अभी तो बहुत अच्छा संबंध होगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा और गहरा संबंध जोड़े। वो कैसे कर सकते हैं? आप अभी तो आप जैसे घर में आरती करते होंगे, अलग अलग धर्म में जो कुछ भी करते हैं सभी लोग, तो वो सब लोग जो कर रहे हो उसके साथ साथ आप परमात्मा से थोड़ी अपने दिल की बात भी करो। वो दिल की बात ऐसे भी हो सकती है कि आप उसके सामने बैठकर उनसे बातें करो अकेले में, या उनको पत्र लिखो, अपने दिल की सारी बात कह दो। किसी से कुछ बुरा लगा, जो बातें आज आप दूसरे मनुष्यों से करते हो, अपने रिलेटिव से करते हो या अपने घर परिवार के लोगों से करते हो, वो बातें आप उनसे ना करके परमात्मा से करें। तो ऐसा करने से आपका दिल प्यार से भर जाएगा। जो परमात्मा का प्यार आपको मिल रहा है, आपको फील होगा कि परमात्मा भी मुझसे बात कर रहा है, आपका दिल हल्का हो जाएगा। और फिर शायद आपको वो टचिंग भी होगी कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि हम जब मेडिटेशन सीखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा डबल वे कनेक्शन जुड़ जाता है। उसमें हम सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि हमको परमात्मा क्या कह रहा है वो भी सुनाई देने लगता है। तो ये मेडिटेशन टेक्निक आप आगे चल के जब सीखेंगे
तो आपको अनुभव होगा कि अब आप पहले की तरह वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, बल्कि अब आपका टू वे कम्युनिकेशन हो गया है, माना जो कह रहे हो उसका आंसर भी आ रहा है। तो ये 2 एक्टिविटीज आपको करनी है। इसके साथ साथ जो हम हर हफ्ते लेते हैं कुछ पावरफुल एफर्मेशन, शक्तिशाली दृढ़ संकल्प, आपको अपने आप से रोज सुबह उठकर और रात में सोने के पहले और इसके बीच में भी एक बार और 3 बार कुछ अपने आप से पॉजिटिव एफर्मेशंस करने हैं। पहले के एफर्मेशंस को आप कंटिन्यू रख सकते हो, जो आपने पहले 2 हफ्तों में सीखे उनको भी करें, क्योंकि आपने जब पहले जो एफर्मेशन किए होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 मिनट में पूरे हो जाते होंगे। फिर आपने जो सेकंड वीक में एफर्मेशंस लिए होंगे दृढ़ संकल्प, उसको मिला के ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट में पूरे हो जाते होंगे। अब थोड़े से और एफर्मेशंस बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एफर्मेशंस हमारी डेली लाइफ रूटीन में जो हम करते हैं, सोचते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो अब ये एफर्मेशंस बढ़ेंगे तो आपको 10 मिनट कम से कम अपने आप से बात करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको, जब आप बात करेंगे खुद से, तो आपके रोज के जो एक्शंस हैं, जो आपके कर्म हैं, वो सुधरने लगेंगे। तो सबसे पहला एफर्मेशन है, मैं अफवाहों पे ध्यान नहीं दूंगा और ना ही अफवाहें फैलाऊंगा। पहला एफर्मेशन है, मैं अफवाहों पे ध्यान नहीं दूंगा और ना ही अफवाहें फैलाऊंगा। आपको कभी भी कोई भी अफवाह आती है, आज हमारे पास सैकड़ों सोर्सेज हैं अफवाहों के, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके व्हाट्सएप, और भी अखबार, न्यूज़पेपर, या आपस में एक दूसरे से फोन पे बात करके। तो इतने सारे सोर्सेस जब अफवाहें लेकर आते हैं, तो आपका मन का बहुत इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा घेर लेते हैं वो। उसमें फिर जगह नहीं बचती ट्रुथ के लिए, या उसमें जगह नहीं बचती आपको अपने लिए समय देने के लिए। तो जब आप अफवाहों पे ध्यान देना बंद करेंगे, अफवाहें क्या है, जो भी चीजें आपसे रिलेटेड नहीं है, दूर दूर तक आपका जिनसे कोई लेना देना नहीं है, उस पर ध्यान देना बंद कर दें। वो भले ही सेलिब्रिटीज की लाइफ की ही अफवाह क्यों ना हो, पॉलिटिशियंस की लाइफ की अफवाह क्यों ना हो, या आपके दूर पे किसी के भी साथ कुछ भी हुआ हो, उससे रिलेटेड कोई भी बात अगर आप तक आ रही है, तो उसको वही फुल स्टॉप करें, बंद करें, उसको और आगे ना बढ़ाएं। क्योंकि अफवाहों से जो पूरी वायुमंडल है संसार का, वो बहुत नेगेटिव हो रहा है। आप देखेंगे बैठे बिठाए लोगों के मूड ऑफ हो जाते हैं। आप बहुत अच्छा खुश फील कर रहे हो और अचानक से कोई बात आपने पढ़ ली या सुन ली और आपका मूड ऑफ हो गया। तो हमें किसी को भी अलाउ नहीं करना है कि कोई हमारे मन के विचारों को बदल सके या हमारी खुशी छीन सके। तो अभी तो हम दूसरों की अफवाह भी नहीं सुनेंगे, और हमें जो गलती से सुनाई दे भी गई उसको अपने अंदर ही खत्म कर देंगे, आगे नहीं फैलाएंगे। नेक्स्ट है, मैं किसी के लिए भी राय नहीं बनाऊंगा, सबके प्रति न्यूट्रल या निष्पक्ष रहूंगा। मुझे अब किसी के लिए भी कोई जजमेंट पास नहीं करना है। आप किसी के साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा हो, आप अपनी राय ना दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन किस हालात में, किस परिस्थिति में वो कर रहा है। तो हमें आधा सत्य जाने या बिल्कुल भी सत्य नहीं पता, और उसके बेस पर जब हम अपने दिमाग को ये काम करने में लगा देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा वेस्ट है, जो बदले में नेगेटिविटी लेकर आता है। तो हर किसी के लिए राय बनाने से बचें, और दूसरों को अपनी राय देकर प्रभावित भी ना करें, क्योंकि जब आप अपनी किसी को राय देते हो और उसका एटीट्यूड अगर तीसरे इंसान के लिए बदल जाता है, तो उसका भी हमारे साथ एक नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बनता है। तो हमें अपने कार्मिक अकाउंट अब किसी के साथ बढ़ाने नहीं है, खास तौर से नेगेटिव या वेस्ट। हम कोशिश करना है कि हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट सबके साथ पूरे कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसके लिए राय भी ना दे हम किसी को। हाँ, वो बात अलग है कि जब कोई आपसे कोई सलाह मांग रहा है, तो आप उसको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सलाह दे, लेकिन सलाह देने में और राय देने में अंतर है। राय होती है, राय का मतलब कि किसी इंसान कैसा है उसके बारे में आप अपनी जजमेंट दे रहे हो, लेकिन सलाह है कोई बात हो रही है, कोई किसी की बात, किसी को कोई चीज परस्यू करनी है, कोई काम करना है, उसकी सलाह मांग रहा है, वो अलग बात है। लेकिन राय हमें मनुष्यों के लिए नहीं देनी। नेक्स्ट है, मैं हमेशा सबसे संयम और सभ्यता से बात करूंगा। कभी किसी से टॉन्ट में बात ना करें, मतलब ना तो ताने दें,
और ना ही कभी किसी से सरकास्टिक टोन में बात करें। ये बहुत आम है लोगों के बीच में कि हम आए दिन आपस में एक दूसरे के साथ, अपने घरों में खास तौर से हम देखते हैं कि दो लोग आपस में टोंट के साथ बहुत बात करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये चीज बदलनी है, इसको संयम के साथ चेंज करना है और हमेशा सबसे सभ्यता से बात करनी है, सबको रिस्पेक्ट देना है। कोई किसी की आदत भले ही कितनी इरिटेटिंग क्यों ना हो, कई बार होता है किसी किसी की आदत जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, हमें पता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये उसका स्वभाव और संस्कार है। अब हमें जब किसी का स्वभाव संस्कार पता चल गया, तो फिर हम क्यों किसी को बार बार उसी बात के लिए ताने दें। वो नहीं बदल सकता होगा, इसीलिए वो वैसा बिहेव करता है, या उसको बचपन से वही एक संस्कार मिला है, वही सीख के वो बड़ा हुआ है, तो हमारे क्या टोंट कसने से वो बदल जाएगा? क्यों ना हम उसको संयमित तरीके से सहन कर लें, और जैसा जिसका व्यवहार है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से रिस्पेक्ट देके बात करें, क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी है। हमको डिसाइड करना है कि हमारी पर्सनालिटी किसी और की वजह से इन्फ्लुएंस ना हो, बदले ना। तो हमें कभी किसी को सरकास्टिक टोन में टोंट देकर या ताने देकर बात नहीं करनी है। ये बात सब लोग बहुत ध्यान देंगे। अगर इतना भी हम ध्यान दे लेना, तो आपस में जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रथा चल रही है ये खत्म हो जाएगी। ये धीरे धीरे जब बंद होने लगेगी तो हम एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है अफर्मेशन, मैं हमेशा कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। कई लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, और ज्यादा बोलने से अक्सर कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है या गलत फहमियां पैदा हो जाती है। और ज्यादा बोलने से जो है जरूरत से ज्यादा बातें लोगों के सामने चली जाती है, जो जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ काम की बात करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलोगे तो पूरे पूरे चांस है कि आपके मुंह से कुछ ना कुछ गड़बड़ निकले। तो इसलिए अपने आप को ज्यादा बोलने से हमेशा बचाएं। गलत फहमियां, अगर आप गलत फहमियों के शिकार नहीं होना चाहते, तो कम शब्दों में अपनी बात को रखें। ये सीखें, ये भी सीखना होता है, क्योंकि जो ज्यादा बातें करता है उसके लिए एकदम से ये पॉसिबल नहीं है। वो तो डिलेमा में चला जाता है कि मैं बात आखिर क्या करूं। लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करना, आपने सोच लिया है कि मैं काम करूंगा अपने ऊपर, तो ये अटेंशन रखने से ये भी आपकी जो पॉसिबिलिटी है, जो आपकी प्रॉब्लम है, ये चेंज हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके इस पर भी काम करें। कम से कम बातों में अपनी पूरी बात को बड़े कम शब्दों में बोलकर खत्म करें। और लास्ट है, जो बहुत जरूरी है, वो है मैं ब्लेम गेम नहीं खेलूंगा। माना मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है। मेरे लाइफ में किसी कुछ भी हुआ हो, दूसरों के साथ कुछ भी हुआ हो, आप दूसरों को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी रही होगी तब आपके साथ वो सब हुआ। हम अपने आप को भी चेक करें, आखिर मेरी किस कमजोरी का फायदा सामने वाले ने उठाया। उसकी गलती नहीं है कि उसने फायदा उठाया, लेकिन आप क्यों कमजोर हुए? चलिए, हो सकता है आपके पास ज्ञान नहीं था, आपके पास हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब तो आप अपने पूरे बड़प्पन में आ गए हो, एक मेच्योरिटी के लेवल पे आ गए हो। अब तो आप उन चीजों को बदल सकते हो, अब तो आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। तो इसीलिए कभी भी स्वयं को, ना तो स्वयं को दूसरों की कमजोरियों का कारण समझें। कई लोगों के अंदर ये भी बहुत हीन भावना आ जाती है कि वो मेरी वजह से कमजोर है, और कई बार हम दूसरों को ब्लेम करते हैं ताकि हम ना बदलना पड़े हमें, तो हम दूसरों को भी अपने लिए ब्लेम करते हैं। तो ये भी हमें खत्म करना है, मैं ब्लेम गेम नहीं करूंगा। ये सारे एफर्मेशंस आपको पूरे दिन में, एक मॉर्निंग में और इवनिंग में या नाइट में जरूर अपने साथ बोलने हैं, पहले के एफर्मेशंस मिलाकर। तो आपको इतना अपने ऊपर काम करना है ताकि आपके अंदर ये बदलाव धीरे धीरे आने लगे। ये सारे चेंजेस हमें अटेंशन रखने से आएंगे। तो जितना आप अपने ऊपर अटेंशन रखोगे, उतना ही आपकी एक्शंस में कन्वर्जन आएगा, आपके थॉट प्रोसेस चेंज होंगे, और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत खुशी आती जा रही है। आज फिर अभी आगे हम मेडिटेशन करेंगे 2-3 मिनट का, और इसके अलावा आज आपके लिए स्पेशल सेशन रखा हुआ था। हमारे गेस्ट जो है, हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष दिलाशा तिवारी मैडम है, तो उनका हम आज इंटरव्यू हमने रखा हुआ है। मुझे आप थोड़ा सा टाइम देंगे, मैं चेक कर रही हूँ कि वो अभी उन्होंने ज्वाइन किया है या नहीं।
चलिए हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। जब तक आप सभी लोग बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को चारों तरफ की बातों से समेट लें। एक गहरी सांस लें और जैसे जैसे कमेंट्री चलेगी आप अपने ऊपर ध्यान देकर उस पर फोकस करिएगा और अपने अंदर परिवर्तन लाने की इमेजिनेशन करिएगा कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है। शांति। स्वयं को संपूर्ण संसार से 1 मिनट के लिए अलग कर लें। इस संसार में अनेक प्रकार की बातें हैं। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी प्राप्ति है, कभी अप्राप्ति है, कभी कोई मित्र है, कोई दुश्मन भी है। स्वयं को जीवन की हर विपरीत परिस्थिति से ऊपर उठा लें। महसूस करें कि मैं इस धरती की अनंत उतराव और चढ़ाव की परिस्थितियों से ऊपर और ऊपर, पर्वतों से भी ऊपर, बादलों से भी ऊपर, जहां सब कुछ अति सूक्ष्म है, वहां पहुंच गया हो। उस स्थिति में जो स्वयं परमात्मा की स्थिति है, यहाँ से हर एक वस्तु, हर कार्य, हर परिस्थिति छोटी है। मैं हर विघ्नों से ऊपर विघ्न जीत हो गया हूँ। हर कार्य मेरे लिए अब सहज है, हुआ ही पड़ा है। महसूस करें कि यहाँ स्वयं शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे अंतर में शक्तियां भर रहे हैं, मुझे वरदान दे रहे हैं। विघ्न जीत भावा स्वीकार करें। और पुनः नीचे लौट चले। विघ्न जीत बन उन विपरीत परिस्थितियों में विजय पाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। कैसा लगा आपको मेडिटेशन करना? मैंने आपको एक भी फील किया?
कैसा लगा अनामिका बहन? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। आज हमारी जो गेस्ट हैं दिलाशा तिवारी दीदी, नगर पालिका महोबा की चेयरमैन, और ये आ चुकी हैं। वेलकम दीदी। आपका हमारे हैप्पी लाइफ प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हैं। वैसे तो ये सेशन में हमेशा आते हैं, लेकिन आज खास एक्साइटेड है आपसे आपके अनुभव सुनने के लिए। तो आप आज अपने बारे में कुछ परिचय दें और अपने बारे में बताएं कि कैसे आप पॉलिटिक्स में आई। पहले आप अपना शॉर्ट सा प्यारा सा परिचय दे दें। आप अपने मुंह से देंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से मिलेगा। ओम शांति सभी बहनों को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं दिलासा सौरभ तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष महोबा। क्या और मैं क्या बताऊं, आप लोगों को क्या जानना चाह रहे हैं? दीदी कहाँ से आप बेसिकली, वैसे आप महोबा में तो बहू हो, एज अ डॉटर इन लॉ हो, कहाँ से आप हो और कैसे आपका पॉलिटिक्स में आना हुआ, ये थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मैं महोबा की बहू हूँ, जो कि आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन मैं 76। एक मिनट दीदी, एक मिनट, आपकी माइक आवाज म्यूट हो गई है। मैं आपको अनम्यूट कर लीजिए आप। ठीक। हाँ जी। कहाँ तक आप लोगों ने सुना? मैं कहाँ म्यूट नहीं हुई थी? हाँ, आपने बताया कि आप महोबा की डॉटर इन लॉ हैं, महोबा की बहू है। बिल्कुल, मैं अपने महोबा की बहू हूँ और मैं छतरपुर से हूँ। मेरा घर, मेरा मायका छतरपुर है। वही मेरी परवरिश हुई, वही मेरी शिक्षा हुई पूरी, छोटे से लेके बड़ी कॉलेज तक मैं वहीं पढ़ी हूँ। और उसके बाद शादी होके छत्रसाल जी की नगरी से आला उदल की नगरी में आ गई हूँ, जो अब आपके सामने हूँ। इस समय नगर पालिका अध्यक्ष महोबा हूँ। और बताइए, और क्या पूछना चाह रही? दिलाशा दीदी, वैसे आज आपको पता ही है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और आपको देखकर हमें विमेन एम्पावरमेंट फील होता है, क्योंकि अब जैसे जैसे वुमेन आगे एरिया में आ रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। आप भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, क्योंकि महोबा में जब मेरा आना हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ की गली मोहल्ले सब बहुत साफ हो गए, बहुत अच्छे से काम हो रहा है, लाइट वगैरह हर चीज मतलब अब बहुत प्रॉपरली महोबा में मेंटेन हो रही है। तो आपसे काफी हम इनकरेज होते हैं। तो आप वैसे ये बताएं कि राजनीति में आना कैसे हुआ? देखो, ये एक मेरा शौक भी था जो बचपन से था। वहां पर जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है वो भी राजनीति से ही है। बेसिक हम लोगों का वहाँ बिजनेस है और राजनीतिक परिवार से ही मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे पापा मेरे ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं। और जो मैं सबसे ज्यादा सीखी हूँ, जहाँ से मुझे राजनीति का कहना चाहिए कीड़ा लगा है, वो मेरे बड़े पापा थे, जो कि उस समय सांसद रहे हैं। और जब मैं उनको देखती थी और उनके साथ हमेशा बैठना उठना रहता था, मैं अपने पापा जी के साथ भी हमेशा बैठती उठती थी, तब मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे राजनीति उन्हें देख देख कर ही बहुत अच्छी लगी। वो तभी से मुझे राजनीति बहुत पसंद आई। और मैंने कभी भी पढ़ाई करने के बाद किसी सर्विस में अप्लाई नहीं कभी किया है, न जाना चाहा है। एक बचपन से शौक था कि राजनीति में आऊं, कुछ करूं। या कहना चाहिए समाज सेवा का भी हमेशा एक शौक रहा है। तो इन चीजों से बहुत अच्छा लगता रहा है कि समाज में कुछ आगे आऊं, जो कि हमारे घरानों में माना जाता था कि राजनीति महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए भी कि ये पुरुष प्रधान देश है, और पुरुष प्रधान देश में कोशिश ये की जाती थी पहले कि महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित रहें, घर से बाहर ना आए। शायद मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा ही रहा होगा, इसलिए हमेशा यही बताया गया कि राजनीति बहुत बेकार है, महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है।
जबकि मेरा मानना है जिस तरह से महिलाएं घर को अपने सुरक्षित करती हैं, घर को चमकाती हैं, सुंदर बनाती हैं, या घर में जैसे आप कहना चाहिए जैसे कोई बदबूदार कमरा है तो उधर से या घर का हर सदस्य निकल जाएगा नाक बंद करके, लेकिन घर की जो महिला होती है उसकी ही जिम्मेदारी होती है घर के उस कमरे को साफ करना। तो मेरा भी यही मानना है कि यदि राजनीति कहते हैं गंदी है तो उस गंदगी को साफ भी तो करना हमारी ही हाथ में है। हम महिलाओं को ही आगे आकर उस गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा और वातावरण उसका स्वच्छ बनाना पड़ेगा, सुंदर बनाना पड़ेगा। मेरा मानना ये है, इसलिए मैं आगे आई हूँ और हर क्षेत्र मतलब अपनी राजनीति में आगे आकर कुछ ना कुछ करती रहूंगी। लोग कहते हैं आप राजनीति में आए हैं तो आपको बाहरी नकाब ओढ़ना पड़ेगा, मतलब आपकी जो आत्मा कह रही है, मतलब आप सही नहीं बोलिए, जहां आप हैं तो मतलब अपना जो ओरिजिनल है आपके मन में जो चल रहा है वो नहीं बोलिए, जबकि ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। आप वही बोलिए जो आपका मन करता है, जो दिल करता है। आप बिल्कुल बनावटी दुनिया की तरह ना रहिए। जरूरी नहीं है कि आप राजनीति में है तो आप झूठ ही बोलिए, झूठ से कहीं कुछ नहीं होना। थोड़ा देर को जरूर हर किसी को संतुष्टि हो जाएगी, हो सकता है आपका सही बोलना थोड़ा सा कष्टदायी किसी को हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जहां जिस मंजिल को आप चाहती हैं वहां आपको रोक दिया जाए वहां पहुंचने से, या आप ना पहुंच पाए। वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है, आप कहाँ हैं, किस जगह आप जाने वाले हैं वो आप, लेकिन अपना राह चलते रहिए। आप झूठ का मार्ग मत पकड़िए, सत्य के साथ चलिए और अपना वजूद मत खोइए। जो आप वजूद, आप दिल से इतने सुंदर हैं, उस सुंदरता को मत खराब करिए बाहरी वातावरण के कारण। तब आप दूसरे को भी अच्छा समझा पाएंगे और जो स्वच्छता है राजनीति की, वो स्वच्छ वातावरण भी बना पाएंगे और अपने आप को भी आगे बढ़ा पाएंगे। मेरा ये कथन है, हो सकता है मैं यहाँ गलत हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा वही काम करती हूँ जो मेरा दिल करता है और जो वाकई में सच्चाई होती है। बाकी फिर मैं सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ती हूँ, जो उसे अच्छा लगेगा वो मेरे लिए करेगा, बाकी नहीं। बिल्कुल दीदी, आपकी जो अंदर सोल है वो बहुत प्योर है, और सच में आप अपने अकॉर्डिंग जब चलते हो तो कहीं ना जो निर्भयता आई है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत क्लोज कनेक्शन है परमात्मा से। उसी की ये निर्भयता की वजह से आप इस तरह से कह सकते हो कि हमको ऊपर से कोई कोटिंग नहीं करने की जरूरत है, और हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। तो बहुत स्पेशली आपको भगवान ने सिलेक्ट किया है इस काम के लिए, और हम सभी लकी हैं कि आप हमारे शहर में हो। अच्छा दीदी, एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि महिला के तौर पर एज अ वुमन आपको क्या लगता है, आपकी क्या ताकत है अपनी जो आपके पर्सनल लाइफ में और पॉलिटिक्स में काम आ रही है? कहना चाहिए सबसे बड़ी तो आपके पास, आप खुद उस क्षेत्र में हैं, ईश्वरीय ताकत से आगे कोई ताकत ही नहीं होती है। हकीकत यह है कि जब मैं अपने शादी के बाद यहाँ ससुराल आई थी तो नॉर्मल सी बात है, आपको वो परिवेश अलग होता है। जब आप इस परिवेश में आती है तो एकदम अलग परिवेश होता है, जो हर जगह आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि जब मायके से लड़की आना और ससुराल में बहू बनकर आना, आपको बेटी की तरह ही प्यार दिया जाएगा, इज्जत सम्मान सब दिया जाएगा, पर एकदम कुछ अलग वातावरण ही होगा, आपका खान पान हर जगह अलग ही होगा। तो थोड़ा सा रहता है कि परिवेश में अंतर आता है, आप कुछ चेंज मिलता है आपको। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो मुझे शक्ति मिली है वो मेरे ही दोनों परिवारों से ही मिली है। आज मैं जहाँ हूँ, मेरे इसकी पूरी, मैं अपना कहना चाहिए मेरे दोनों परिवारों के कारण ही आज मैं इस पद पर हूँ, और खासतौर पर मैं अपनी दोस्तों के कारण, क्योंकि मुझे इतने प्यारे दोस्त मिले हैं कि वो हर समय मुझे समझते हैं, मेरा साथ हर वक्त देते हैं। जिस समय मैं अकेले भी घर से निकलती हूँ तो मैं सोच नहीं पाती हूँ कि आज मैं, लगता है मैं अकेली हूँ, लेकिन जब जैसे ही घर के बाहर कदम रखती हूँ तो मुझे पता नहीं कहाँ से मेरी जो शक्तियां हैं, मेरी महिला शक्ति, वो मेरे साथ चल पड़ती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद ये मेरी सबसे बड़ी जीत और सबसे कामयाबी मेरी यही है कि मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में लोग अच्छे मिले तो माना आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं उनके साथ, और उनके साथ आप पहले बहुत अच्छे रिश्ते निभाए हैं, तो वो सभी आपको रिटर्न में मिल रहा है। इसके लिए आपको सभी सहयोगी मिले हैं। अगर विरोधी ज्यादा मिलते हैं तो थोड़ा जीवन और मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको सहयोगी मिले इसका मतलब कि आपने पहले बहुत अच्छा कुछ किया है जो आपको रिटर्न में मिल रहा है।
चलिए। अच्छा, वैसे जब आप पॉलिटिक्स में हो तो अपने घर की लाइफ, बच्चे हैं आपके बड़े-बड़े, तो कैसे बैलेंस होता है? क्या एज़ अ वुमन, आज मैं आपसे क्वेश्चन एज़ अ वुमन पूछ रही हूँ क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो क्या-क्या विरोध सहना पड़ा आपको? क्या कुछ कहा गया होगा या पता नहीं, आप बताएँगी? और फिर आपने उसको कैसे फेस किया? शायद ये जो आप अभी बोल रही हैं कि हाँ, ईश्वर का ये चमत्कार ही है कि मुश्किल आने के पहले ही भगवान ने उसको सॉल्व कर दिया। और पता नहीं, मुझे कभी ऐसा समझ में नहीं आया कि कोई ऐसी मुश्किल आई है बच्चों को लेके या परिवार को लेके, क्योंकि या तो कहना चाहिए मेरा जॉइंट फैमिली है, पूरा परिवार साथ है, चाहे यहाँ हो या मायके में हो, दोनों जगह परिवार पूरा साथ में रहता है। घर से भी निकल पड़ती हूँ तो पीछे ये नहीं सोचना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, सब लोग क्या कर रहे होंगे, क्योंकि पूरा परिवार संभाल चुका होता है। मुझे पूरी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मैं कुछ ये तो अनाड़ी हूँ इसलिए नहीं दी गई है कि पता नहीं ये निभा पाएगी जिम्मेदारी कि नहीं, लेकिन कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है घर की मेरे ऊपर जिसको मैं मतलब निभाना चाहती हूँ तो निभा नहीं पाती हूँ। वहां भी निभा लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि परिवार में भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा सकूं, और परिवार से बाहर जब निकलूं तो वहां भी कोशिश करती हूँ जिम्मेदारी निभा सकूं। और अभी तक ऐसा मेरी लाइफ में ईश्वर का वरदान ही कहिए। इतने कर्म तो इतने नहीं अच्छे मानती हूँ कि पता नहीं कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, पर पता नहीं कहाँ से ईश्वर वो शक्ति दिए है कि बैलेंस अपने आप बन जाता है, और बाकी वो ऊपर वाला संभाल लेता है, संभाले हुए हैं अभी तक, और विश्वास रखती हूँ कि आगे ही वो ही संभालेगा, क्योंकि सब उस पर छोड़ देती हूँ। अच्छा बुरा जो भी है सब उस पर छोड़कर चलती हूँ, इसलिए कभी परेशानी का सामना नहीं अभी तक तो नहीं करना पड़ा, आगे उसकी मर्जी। हमारी स्पिरिचुअलिटी में इसको ना बंधन मुक्त कहते हैं। माना सारे रिलेशंस होते हुए भी कोई बंधन नहीं है आपके ऊपर। ये बहुत ही ऊँचे कर्म करने वालों को ऐसी पोज़ीशन मिलती है, क्योंकि जब आप समाज के लिए कुछ करने जाते हो, तो परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार आपको खींचता रहेगा तो शायद आप उस लेवल पे काम नहीं कर पाओगे। तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं। और अच्छा, ये अभी बाद में हुआ या पहले से ही ऐसा था कि पहले से ही लोग आपको बिज़ी नहीं करते थे? पहले ही से मेरे साथ ऐसा ही रहा है, मतलब वहां भी कभी ऐसा, मायके से बचपन से ही मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं रहा है कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। ये वही बोल रहे हैं ना, ईश्वर की मर्जी समझिए कि जो चाहा वो ईश्वर ने दिया है। और चाहे पेरेंट्स का साथ हो, भाई बहनों का साथ हो, वहां भी बखूबी मिला है। वहां भी बड़े रहे हैं तो बड़े के हिसाब से भी बढ़िया बढ़िया सबने सपोर्ट किया है, और इज्जत सम्मान सब बढ़िया दिया है। और यहाँ आकर छोटी हूँ लेकिन वही प्यार वही लाड यहाँ भी मिला है, और कोई जिम्मेदारी ना वहाँ ऐसी कोई दी गई है जिसको ना निभा पाऊं। कोशिश की है कि वहां भी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊं, और यहाँ भी आज भी कोशिश करती हूँ कि भगवान मैं हर जिम्मेदारी को अपनी इतनी बस ताकत दे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकूं, और कोशिश करती रहती हूँ निभाने की, कोशिश करती हूँ सभी को खुश करने की। अब हो सकता है कुछ त्रुटि रह जाती हो कि लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं करता है, बेवकूफ समझकर माफ भी कर देते होंगे। आप बहुत नम्रचित हो। मैंने आपसे जब बात करी थी पहली बार तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं किसी बहुत ऊँचे पद की अधिकारी से बात कर रही हूँ। आप बहुत नम्रचित हो, मतलब आप अपने आप को कितनी आसानी से छोटा दिखा देती हो, जबकि ज़्यादातर लोग इस पद में जब आते हैं तो बहुत घमंड, अहंकार आ जाता है। जिनको वो जानते हैं उनसे भी सीधे मुँह बात नहीं करते। लेकिन आप तो किसी को जब नहीं भी जानती हो तो भी आप इतनी नम्रचित और अपने आप को इतना छोटा बनाकर बात करते हो, इसीलिए आप सबका दिल जीत रही हो। पता नहीं हकीकत है रूपाली जी, आप भी इस ऐसी जगह से जुड़ी हुई हैं कि आपको खुद एहसास होगा कि छोटा बड़ा मुझे नहीं लगता कोई है। यदि इंसान होकर हमने अपने ऊपर ये बोझा लाद लिया कि ये सामने वाला छोटा है हम बड़े हैं, पता नहीं वो भगवान कहाँ से कब कहाँ क्या किसको ला देता है। मेरा तो मानना है राजा को रंग को राजा कब बना दे कुछ नहीं किसी को पता है। अगले क्षण का आपको पता नहीं है, जीवन कहाँ है कहाँ कब तक रहेगा किसी को पता नहीं है। तो फिर क्यों किस बात का घमंड है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम एक निमित्त मात्र थे, तो हम फिर घमंड किस बात का करें।
बिल्कुल सही कहा। और ये एक्चुअली रियलाइजेशन होता है, हम जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, यही रियलाइजेशन लोगों को शायद जिंदगी भर भी नहीं होता, और होता भी है तो बहुत लेट हो जाता है। लेकिन अगर आपको कम उम्र में ये रियलाइजेशन हो जाए तो फिर आपका एक बहुत संतुष्टि आ जाती है जीवन में। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके दीदी। अच्छा, एक चीज और बताएंगी आप कि आपके जीवन में क्या कभी ऐसा कुछ अनुभव है कि कभी आप बहुत मुसीबत में फंसे हो और परमात्मा की अलग से मदद मिली हो आपको, या आपके किसी कॉन्फिडेंस की वजह से आपको कोई मदद मिली हो? कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए बड़ा अच्छा सा कोई। आपने म्यूट कर लिया है अपना माइक, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए पहले। अभी भी म्यूट है आपका माइक, एक सेकंड। हाँ जी, अब बोलिए। रूपाली, आपके यहाँ से ही म्यूट हो गया था, वो आप दोबारा पूछ लीजिए, क्योंकि काफी टाइम से म्यूट चल रहा था, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि अपनी लाइफ का ऐसा कोई अनुभव बताएं, एक्सपीरियंस, जब आप कभी बहुत शायद मुसीबत में फंस गए हो या कभी स्ट्रगल किया हो बहुत ज्यादा, और फिर अचानक से परमात्मा की आपको अलग से कोई मदद मिली हो, या आपके अपने अंदर की कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपने उस मुसीबत को या स्ट्रगल को जीता हो। कोई एक्सपीरियंस आपका ऐसा, जिससे हमारी जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। सच कहूं तो रूपाली, ईश्वर की ही कृपा से आज तक ऐसा कोई समय नहीं आया है जिस पर मुझे स्ट्रगल करना पड़ा हो, लड़ाई लड़नी पड़ी हो। आप सभी का साथ, ये ईश्वर की कृपा ही समझिए, हमारे बड़े बुजुर्गों का। मेरे सामने ऐसा कोई समय नहीं आया जिससे मुझे लड़ना पड़ा हो, जूझना पड़ा हो, और मैं उस समय को जीत कर आगे बढ़ी हूँ। अभी इतनी लाइफ में, अभी तक की लाइफ में ऐसा कुछ समय नहीं आया जिससे मैं कहूँ आप लोगों को कुछ बता सकूं। कुछ ऐसा नहीं, बस ईश्वरीय चमत्कार था। आपने जो ताजा में अभी मेरा इलेक्शन ही देखा था, इलेक्शन के समय ये ईश्वरीय चमत्कार था कि सब कुछ होते हुए भी, और ऐसी कुछ परिस्थितियां बन रही थी, कुछ बिगड़ रही थी, मतलब मेरा इलेक्शन ही, आप ये समझिए कि मैं चाह रही थी मुझे इलेक्शन फाइट करना है। मेरे हस्बैंड ने भी कह रखा था कि हाँ, जब भी ऐसा मौका आएगा आपको जरूर आगे लाएंगे, और इत्तेफाक ऐसा रहा कि सब पूरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया है। लेकिन आपने उस समय देखा होगा जब एकदम उलझ सा गया था कि कांग्रेस से मेरा टिकट कटना, और टिकट के बाद फिर मेरा एकदम स्वतंत्र रूप से इलेक्शन फाइट करना, इसी को बस, इससे ज्यादा कोई स्ट्रगल। लेकिन ईश्वर का पता नहीं क्यों रूपाली, मैं यही बार बार, आपको लग रहा होगा इस बात को बार बार रिपीट करती हूँ कि ईश्वरी चमत्कार था। पता नहीं, उस समय माँ चंद्रिका के मंदिर में मैं खड़ी थी जिस समय मेरा कांग्रेस से टिकट कटा था। तो एक क्षण के लिए लगा कि ऐसा क्यों, क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि ऐसा क्यों माता रानी। लेकिन अगले ही पल पता नहीं क्यों उन्हें ही ऐसा इशारा किया कि जो है बस चलने दो, सब चलता रहेगा। मैंने अपने हस्बैंड से आके यही कहा कि बस इलेक्शन फाइट करना है, मतलब करना है, आई हूँ इस क्षेत्र में, तो फिर जो होगा सब ऊपर वाले के हाथ में है। और आज आप देख भी रही हैं कि सब ऊपर वाले के ही हाथ में था। मेरे अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद था जो आज आप लोगों के साथ बैठकर आप लोगों ने सीट में बिठाया मुझे, और मैं आप सभी की सेवा कर पा रही हूँ, आप सभी से बात कर पा रही हूँ। इससे ज्यादा अभी तक ईश्वर करे कभी ऐसा स्ट्रगल आगे भी ना मुझे करना पड़े। बस आप सभी का ऐसे प्यार और साथ बना रहे, ईश्वर की कृपा बस ऐसी बनी रहे कि ज्यादा मुसीबत में आए नहीं जो मैं ना सहन कर पाऊं, ना लड़ सकूं, और आएगी भी तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं हर तरह से, भगवान शायद सोने को ही तपाता है, उसको निखारने के लिए अपनों को ही परेशान करता है, क्योंकि वो उसे विश्वास होता है कि जो मेरे बच्चे हैं यदि इन पर कष्ट आएगा तो कष्ट उसी को देता है जिसको निखारना होता है। मेरा मानना ये है कि वो बोलते नहीं कि सोने को तपाया जाता है तभी वो अपने असली रूप में आता है। तो मेरा भी मानना यही है कि जब परेशानियां आती हैं, मुसीबत आती है, तो वो किसी ना किसी अच्छे समय का संकेत करती है। तो वो है, परेशानी आएगी तब भी चलेंगे, जिंदगी से लड़ना नहीं छोड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। वो भी परेशानियां, सब मुसीबत सब ऊपर वाले का वरदान समझ के, उनका आशीर्वाद समझकर उसको भी पार करेंगे सब, ऐसा कुछ नहीं है।
तैयार हूँ सब हर तरह की जीने के लिए। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी स्ट्रगल अगर नहीं आएगा तो फिर हम जैसे कहते हैं ना, रामायण में अगर रावण नहीं होता तो फिर राम फेमस कैसे होते? कंस नहीं हाँ होता तो श्री कृष्ण फेमस कैसे होते? कौरव नहीं होते तो पांडव फेमस कैसे होते? तो अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है और आपको लगता है कि आप अपने सत्य के रास्ते पे हो, तो ज़रूरी है वो नेगेटिव लोगों का होना भी, गलत लोगों का होना भी, ताकि वो आपको और निखार सके। तो उनको चुनौती ना लें, बल्कि उनको अपने जीवन में सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए यूज़ करें। तो बहुत अच्छा। अच्छा, आज आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में हमारी लेडीज़ से और बल्कि जेंट्स से भी, जो लेडीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगी? औरतों को क्या ऐसी शक्ति अपने अंदर धारण करनी चाहिए, जिससे उनके जीवन में जो आज परेशानियाँ होती हैं या वो बहुत ज़्यादा डर में जीती हैं? औरत का जो मैंने देखा है कि आज की औरत डर में बहुत जीती है। बचपन से बड़ी होती है तो परिवार का डर, फिर शादी के बाद हस्बैंड का या सास-ससुर का डर, फिर बच्चों का डर। तो ये डर से कैसे विजय पाए और क्या ज़रूरी है उसको अपने डर पे काबू करने के लिए? देखिए, डर की कोई जरूरत नहीं है। डर उन कमजोर लोगों की निशानी होता है, मेरा मानना है। यदि आप कमजोर हैं तभी आप डरेंगे। आप ताकतवर हैं। ये प्रकृति ने चाहे नर हो या नारी, सभी को सामान्य बनाया है, ताकत सभी को सामान्य ताकत दी है। आपका कमजोर होना आपके कमजोर विचारधारा का प्रतीक होता है। औरत कमजोर नहीं होती है। वो मैंने आज कई प्रोग्राम्स किए तो उसमें यही बताया कि जो हमें बेचारी दीनहीन बताते हैं, वो खुद शायद वो कहीं ना कहीं कमजोर हैं, इसलिए वो औरत को कमजोर प्रतीत समझते हैं कि वो औरत कमजोर है। मेरा मानना तो कई लोग मुझसे ये बोलते भी हैं कि मतलब आप कहना चाहिए आप अपने हस्बैंड के पीछे क्यों। मुझे अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के पीछे रहना, और ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे हस्बैंड मुझे अपने आगे रखते हैं, मुझे मंच में बिठाते हैं। तो मैं मानती हूँ हर स्त्री के लिए यही है। हर पुरुष जो वाकई में आज शिक्षित है, अच्छा आदर्शवादी पुरुष है, समाज उसका लालन पालन कहना चाहिए आदर्श घर में हुआ है, संस्कार अच्छे हैं, तो वो हर जगह रिस्पेक्ट औरत की करेगा और औरत को इज्जत सम्मान देगा। ये समझिए, यदि वो वाकई में औरत की इज्जत सम्मान कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने अच्छे परवरिश की निशानी ही है उसकी, कि जहां वो उसकी माँ ने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी वो ये सब कर पा रहा है। और कहने के लिए एक बार बात आई थी, सब कई लोग बोलते हैं कि औरतें हमेशा पीछे चलती हैं, तो ये हकीकत है। हम औरतों को पीछे चलना वाकई अच्छा लगता है, और मैं मानती हूँ पीछे जो कहना चाहिए ताकतवर होता है वही पीछे चलता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब जब जहां जहां नर या कहना चाहिए पुरुष समाज डगमगाया है, उसको पीछे से थामने वाली एक औरत ही रही है। वो आप चाहे इतिहास उठा कर देखिए या वर्तमान में देखिए, कहीं भी आप कभी भी जहां देखेंगे आपको एक पुरुष को संभालने वाली एक स्त्री ही मिलेगी। इसलिए उसका पीछे चलना जरूरी है। मैं भी हमेशा यही कहती हूँ, सबसे कहती हूँ कि हर स्त्री को पीछे चलो, क्योंकि जब भी आपका हस्बैंड डगमगाएगा आप उसको पीछे से संभाल लोगी, लेकिन जब आप आगे चलोगी तो आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ताकतवर हो। आपसे ताकतवर इस सृष्टि में कोई हो ही नहीं सकता है। हम कहीं दूर नहीं जाए, आज वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। अपने यहाँ यदि देखा जाए तो हिमालय को 3 बार पार करने वाली अपनी संतोष यादव ही हैं। आज आर्मी एयरफोर्स कहाँ स्त्रियों ने अपना वजूद नहीं बना लिया है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो जहां पर सिर्फ पुरुष अपना वर्चस्व बनाए हुए थे, वहां औरतों ने अपना वर्चस्व बना लिया। आपने अभी 26 जनवरी के परेड में ही देखा होगा कि वहां पर जो कर्तव्य एक पुरुष ही मोटरसाइकिल बाइक कर्तव्य जो देखते आप हमेशा देखते रहे हैं 26 जनवरी हमारे राजपथ में, तो वहां पर पुरुष ही अपना कर्तव्य दिखाते थे बाइक में। लेकिन जब आपने देखा होगा कि इस जगह को भी हमारी औरतों ने फतेह कर लिया है, उसमें भी उन्होंने बाखूबी कर्तव्य निभाए हैं।
मेरा मानना है कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जहां औरतें ना हो। वो तो औरतों की ताकत से डर कर जो जहां एक दो जगह रह जाते हैं वहां औरतों की ताकत का खौफ होता है, इसलिए उनको पीछे कहीं ना कहीं कर दिया जाता है। और उन पर ये इल्जाम कहीं ना कहीं उन्हें ये इल्जाम भी लगाया जाता है, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया आप ये करेंगी तो दुनिया आपको क्या कहेगी। सिर्फ इसलिए वो अपने बचाव के लिए आपको ये कहते हैं कि आप पीछे हट जाइए, नहीं तो हमारा वजूद खत्म होने वाला है, हमारा वजूद खतरे में है। तो मैं अपनी सब बहनों से कहूंगी कि ये फालतू की बात होती है ना, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी शब्द बड़ा दुर्लभ सा, बड़ा अजीब दुर्बल शब्द लगता है। हम मतलब यदि अपने आप को दीनहीन वाकई में बनाए रखना चाहते हैं तभी हम ये मान के चले कि दुनिया हमें क्या कहेगी, वरना दुनिया आपको कभी कुछ नहीं कह सकती और सब कुछ कह सकती है। यदि आप अच्छे हैं, अपने नेक रास्ते में चल रहे हैं, अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो दुनिया की परवाह छोड़िए। बस हाँ, गलत काम मत करिए, गलत कर्म मत करिए, क्योंकि बाकी में हमारे एक संस्कार है, हमारे भारतीय संस्कार है, भारतीय परंपरा है। धरती माँ की हमें को संज्ञा दी गई है, माँ की जो उपाधि है वो हम पर है, हमारे वजूद पर है। तो उस वजूद को मत खोइए, अपने नारी होने पर गर्व करिए, न कि सामने ऐसे काम करिए कि सामने वाले को हम अपने सामने नतमस्तक कर सकें अपने काम से। अपने कर्म सुंदर रखिए, अपने आप चारों तरफ, तभी अपनी सुंदरता, अपने स्वभाव से सुंदरता बिखेर पाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि हमेशा अच्छी राय चलिए, दूसरों के कहे पर मत चलिए, आप वही काम करिए जो आपका दिल कर रहा है। अपने बढ़िया जिंदगी जिए आप, क्योंकि लाइफ का कोई ठिकाना नहीं, आप कितने दिन जीने वाले हैं और ये किसी को पता नहीं है कि पुनर्जन्म होने वाला है कि नहीं। मैं तो इसलिए अपने बिंदास होकर हर दिन हर पल अपना जीती हूँ और बहुत अच्छे से जीती हूँ, बहुत खुश होकर जीती हूँ। मैं अपनी सभी नारी शक्ति से यही कहूंगी कि आप वाकई में हर पल बहुत अच्छे से खुशी खुशी जिए, क्योंकि आगे का क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता है। पुनर्जन्म का कभी किसी को पता नहीं होता है कि वाकई में पुनर्जन्म हमारा होने वाला है कि नहीं होने। इसलिए ये जन्म जो भगवान ने दिया है इसको बहुत सुंदरता से अपना जी लीजिए, अपना खूब दिल खोल कर जिए, किसी के इशारों पर मत चलिए, जो आपका दिल कर रहा है आप अपने घर परिवार को बनाइए, अपने घर परिवार को बिगाड़ने की कोशिश मत करिए, उसको लेकर चलिए। घर परिवार आपका साथ होगा, आप बहुत अच्छे से आगे भी चल पाएंगे, एक अच्छा नेक समाज भी बना पाएंगे। बस मेरी बहनों से यही है, दुर्बल ना अपने आप को होने दीजिए, ना आप ना कमजोर हैं, ना थी, ना रहेंगी। यही मेरा आप सभी से कथन है और इसी के साथ मैं आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। ईश्वर करे हर दिन मेरी महिलाओं का, मेरी नारी शक्ति का ऐसे खुशी खुशी जिए आप, हम हमेशा हर पल खुश रहें और मेरे साथ हमेशा रहें। मैं आपके साथ हर पल खड़ी रहूंगी, यही मैं आपसे कह सकती हूँ कि जहां आपको जिस जगह मेरी जरूरत होती है मैं कोशिश करूंगी हर पल मैं आपको मिलूं, हर समय जहां तक मैं कोशिश करूं हर समय आपका साथ दे पाऊं, जो मेरे बस में है वो आप सभी के लिए कर सकूं। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी सभी नारी शक्ति को अपना आशीर्वाद दे और हमारा हर दिन हर पल खुशहाल बस ऐसे ही बना रहे, हमें शक्ति दे हर मुसीबत से लड़ने की, और ईश्वर करे कभी किसी के ऊपर ऐसी कोई मुसीबत ना आए जिससे हम लड़ ना सके, संघर्ष ना कर सके। इसी के साथ मैं आप सभी को वापस हार्दिक शुभकामनाएं महिला दिवस की देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दिलाशा दीदी, आपके बहुत प्यारे शब्द और बहुत सारा इंस्पिरेशन लेकर हम सभी जो नारियां यहाँ से जुड़ी हैं आपसे जरूर इंस्पायर्ड हुई हैं। और ये आपने सही कहा कि अगर हम किसी को पीछे चलते हैं तो हमको संभालने के लायक बनते हैं, क्योंकि एक औरत ही है जिसके अंदर परमात्मा ने बहुत प्यारा नम्रता भी दी है, प्यार भी दिया है, संभालने के लिए सहन शक्ति भी उसी को सबसे ज्यादा दी है, और फिर सामना करने की शक्ति, माना काली और दुर्गा का रूप भी उसी को बनाया है। तो जब आप पीछे चलते हैं तो आपको पता चलता है कि आगे चलते चलते आपकी किस शक्ति का उपयोग आगे वाले को जो है शक्तिशाली बना सकता है। तो लेकिन हमें कौन सी शक्ति यूज करनी है, अक्सर आज के समय में वो शक्ति को हम जज नहीं कर पाते कि कौन सी शक्ति यूज करनी है। सहन करने की जगह सामना करने लगते हैं और सामना करने की जगह सहन करने लगते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता में हमको ये शक्ति भी मिलती है
और आप इससे जुड़े रहेंगे, आपको धीरे धीरे शक्तियों का आभास भी होगा। थैंक यू दिलाशा दीदी। अगर हमारी ऑडियंस में अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत पूछना है तो आप पूछ सकते हैं दिलाशा दीदी से। और इसके बाद हमारे पास एक प्रियंका बहन है, ये अपना अनुभव शेयर करेंगी लास्ट वीक की एक्टिविटी का। दिलाशा दीदी के लिए किसी का कोई मैसेज आप अनम्यूट करके सुना सकते हैं। दिलाशा दीदी, ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। दीदी, अब आपका मोहब्बत के लिए नारी के प्रोग्रेस के लिए क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो आप? आप अपना विचार बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए हमारी महिला शक्ति के लिए। मुझे आप बता सकते हैं और अपनी राह दे सकते हैं। मैं तो हमेशा आप सभी से यही पूछती रहती हूँ महोबा में, आप लोग अपने अपने विचार बताइए कि मैं कहाँ किस क्षेत्र में क्या कर सकती हूँ। मेरे लाइफ जहाँ भी जो सेवा होगी मैं वो करूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। आप अपनी सलाह बता सकती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। So nice of you. Thank you, दीदी। Thank you. दिलाशा दीदी से हम मिलते रहेंगे और हम उनसे सेवाएं लेंगे, क्योंकि हमें महोबा के सिर्फ, हाँ जी, सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष महिला दोनों के लिए हमें एक खुशहाल जीवन का हमारी पहल है हमारी संस्था का। तो हम आपसे सेवाएं थोड़ा सा लेंगे और मुझे पता है कि आप जरूर सहयोग देंगी। रूपाली जी, इस समय हमारी महिलाओं के लिए हमारे यहाँ खकरा मठ करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। अभी मैं वहां पर जाने वाली ही हूँ। आपसे बात करने के बाद मैं वहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पर लाइटिंग का काम चल रहा है इस समय। तो मैं अपनी सभी महिला टीम से बताऊंगी कि जो आपने अभी ये सेल्फी पॉइंट देखा होगा करीब करीब सभी नगर की महिलाओं ने, ये सेल्फी पॉइंट का आप लोगों ने तीरथ सागर में आनंद भी लिया होगा सेल्फी खिंचाकर। तो और इसके बाद हमारे यहाँ खतरा मठ, जो कि आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ जो आला उदल के समय का बना पड़ा था, वहां पर कोई कभी नहीं गया है। मेरी भी काफी इच्छा होती रहती थी कि मैं भी कभी खकरा मठ जाऊं। हेलो जी, हम सुन रहे हैं आपको बिल्कुल। अभी आपने हमारे लिए टूरिस्ट वाली बहुत सारे अटेंशन यहाँ पर बना दिए हैं, बहुत स्पॉट बन गए हैं। मैं अपनी महिला टीम से यही कहूंगी कि जल्द ही मैं आप सभी को खकरा मठ भी समर्पित करने जा रही हूँ और आप लोग वहां घूमने के लिए फ्लोटिंग ब्रिज में तैयार रहिए। बहुत जल्दी आपको एक बहुत सुंदर पर्यटन स्थल मिलेगा, जिस पर आप जब शाम को घूमेंगे टहलेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हम कहीं बहुत अच्छी जगह टहल रहे हैं और आपको मजा भी आएगा। कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी महिला शक्ति जो कि पूरा टाइम करीब करीब घर में ही निकालते हैं, थोड़ी बहुत वो अपना यहाँ वहाँ अपना ग्रुप बनाकर किटी कर लेते हैं या पार्टी कर लेते हैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो आपको एंटरटेनमेंट यहाँ भी मिलेगा। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ कि मेरी शहर का विकास हो और हम सब जब भी चाहे घूमने जब निकले तो हम थोड़ा सा बैठकर उस जगह थोड़ा सा अच्छा सा अनुभव कर सके। वैसे भी हमारा ये जो पूरा महोबा है पूरा तत्व से भरा पड़ा है। आपको एक से एक हिस्टोरिकल प्लेस मिलेंगे जहाँ वाकई में शांति सुकून भरपूर है। जब आप बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा, मैं भी कभी किसी जगह जाती थी, जैसे अपने यहाँ पुलिस लाइन जाओ तो छोटी चंद्रिका में ऊपर यदि बैठ जाओ तो बड़ा सुकून शांति मिलती है। इस तरह से हर बहन मेरी यही चाहेगी कि दिन भर की उलझन से जब निकले शाम को बैठे कहीं तो 2 पल सुकून के बिता सकें, जहां लगे कि यार यहाँ हम अपने शहर में अपनापन मिले। और दूसरे को अपनी जब फोटो भेजें तब लोग पूछे कि भाई कहाँ पर बैठी है मेरी ये बहन, तब उसे बताने में बड़ा खुशी हो कि भाई मैं अपने ही शहर में बैठी हूँ, मेरे शहर में भी ऐसा है कुछ जहां हम घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो बस मेरा इसी तरह से रुझान रहता है कि कहीं कहीं मैं अपनी महिला शक्ति के लिए कुछ ऐसी जगह दे सकूं। और बाकी मैं अपनी सभी महिला बहनों से सभी से पूछती हूँ हमेशा कि आप बताइए, हो सकता है मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, ना मैं घर से बाहर ज्यादा कभी निकली हूँ, ना मुझ में इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से सभी से, आप बड़े हैं, समझदार हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैं और क्या कर सकती हूँ महोबा के लिए। आप बिल्कुल बताइए, बेफिक्र होकर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कहीं ना कहीं मैं कुछ कर सकूं।
जी, बिल्कुल दिलाशा दीदी, हमें जब भी ऐसा लगेगा, हमारे पास कुछ अच्छे आइडियाज़ होंगे तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें जॉइन करने के लिए। आप बहुत बिज़ी रहते हो, लेकिन आपके चेहरे से वो थकावट नहीं दिखती, हमेशा हँसते हुए बातें करना और हँसते हुए सबको बहुत दिल खुश कर देना सबका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों का प्यार और अपनापन है सिर्फ, और कुछ नहीं है, बाकी क्वालिटी कोई नहीं है, बस इतना ही है। मैंने आपसे कहा ना, बहुत ज़्यादा नम्र हो और बहुत अपने आप को छोटा बना लेते हो, ये क्वालिटी करोड़ों में एक को होती है जो आप में है। तो थैंक यू सो मच, आपसे हम ज़रूर कुछ सीख रहे हैं आज, बहुत कुछ सीख रहे हैं बल्कि। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सभी से मिलाने के लिए, मुझे सभी के साथ जोड़ने के लिए। और मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई महिला दिवस की। आप सभी ने मुझे सुना, मेरा साथ दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस मूर्ख को आपने इतनी देर झेल लिया। ऐसे मत कहिए, आप बहुत प्यारे हो और बहुत-बहुत आप ऊँचे हो, क्योंकि अपने आप को बहुत छोटा बना लेते हो। तो ये बड़े लोग, बहुत ऊँचे लोग ही ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू दिलाशा दीदी, और आपके धन्यवाद। आगे की जर्नी के लिए हम आपको बहुत सारा ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं, और हम भी आपके साथ हैं, जैसे आप हमारे साथ हो। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आखिरी के 5 मिनट बचे हैं हमारे बीच में। प्रियंका बहन है, इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पिछले हफ्ते, ये अपना एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगी और आप सभी उनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुनें। प्रियंका बहन? आप हो प्रियंका बहन? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, 1 सेकंड। हाँ, अभी। ओम शांति सभी ओम को, शांति। और इंटरनेशनल हैप्पी वुमेन्स डे। मेरा एक्सपीरियंस, मैंने मतलब जब एक्सपीरियंस किया तो मैंने तुरंत रूपाली बहन को फोन करके बताया, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि मैं काफी समय से, अभी मैं आईटी में हूँ, शुरू में जॉब करती थी, फिर बेटी के होने के बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दिया था, और अभी 8 साल आप के किस बाद लोकेशन से हो बहन, पहले आप सबको ये बता दें। मैं नोएडा से हूँ, सेक्टर 121 में रहती हूँ मैं। और मैं आईटी में जॉब करती थी पहले, फिर 2013 में छोड़ दिया था क्योंकि बेटी होने वाली थी मेरी, और फिर मुझे उसको भी देखना था। फिर जब वो भी बड़ी हो गई तो फिर मैंने सोचा मैं वापस से ज्वाइन करती हूँ। तो मैं 2018 से अराउंड मैंने ढूंढना शुरू किया जॉब। फिर मिल नहीं रहा था, क्योंकि बहुत जगह ये गैप की बात आती थी कि आप तो अभी आएंगे तो बहुतों से पीछे रह जाएंगे, तो आप कैसे करेंगे। तो उस समय तो मैं बहुत डीमोटिवेटेड होती थी। फिर मैंने ऑफ एंड ऑन इंटरव्यूज देना शुरू किया, लेकिन कहीं कुछ क्लिक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने पिछले साल मैंने ये ब्रह्म कुमारी का, मुझे मेरी फ्रेंड ने, रिचा ने मुझे बताया और मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद एक मुरली में रूपाली बहन ने शुभ भावना शुभकामना की बात की थी, वो कैसे काम करता, और ये अपना भी बहुत बार एक्सपीरियंस शेयर करती थी कि वो कैसे दूर से खड़े होके किसी को भी अंदर उसकी आत्मा से बात कर सकते हैं और उसको मतलब अपने तरफ से शुभ भावना दे सकते हैं कि वो शक्तिशाली आत्मा। और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस एक्चुअली मुझे इसलिए एक्सपीरियंस हुआ पिछले हफ्ते, क्योंकि मैंने 1-2 इंटरव्यूज दिए, और मैं इंटरव्यूज की डेट आते ही मुझे नर्वसनेस होने लगती थी कि मुझे अचानक से लगता था कि मैं सब भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, और आते आते भी क्वेश्चंस में नहीं आंसर कर पाती। लेकिन पिछली बार से मैंने ट्राई किया कि जब रूपाली बहन बोलती है तो एक बार चलो ट्राई करते हैं ये चीज। तो मैंने ये सोचा कि इस बार इंटरव्यूअर पे ही ट्राई करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो मैं जैसे इंटरव्यू की डेट आई और समय आया तो मैंने सुबह मेडिटेशन करने में बैठी, और मैंने मेडिटेशन करते हुए पहले तो वो समान पढ़े कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं सफलता हमेशा मुझे मिलती है, और मैं बहुत भाग्यशाली, पवित्र और प्रेम से भरी आत्मा हूँ, शांति में रहती हूँ हमेशा। और फिर मैंने कहा जो भी मेरा इंटरव्यू लेने वाला है वो भी एक बाबा का बच्चा है, वो बहुत शक्तिशाली है और वो मुझे समझता है जब मैं इंटरव्यू दूंगी। और उस दिन ऐसा हुआ कि कभी भी जब वो इंटरव्यू लेने लगा तो तुरंत इंटरव्यू से 5 मिनट पहले भी मैंने ये सामान पढ़ा, और
उसको मैंने शुभ भावना शुभकामना दिया आंख बंद करके इंटरव्यू से जस्ट पहले। वो जैसे आया तो उसने मेरी इंटरव्यू नहीं ली, उसने बोला कि बहुत समय के बाद आ रही हैं तो आपको बहुत कुछ आता नहीं होगा अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है, तो मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैं जो मेरा मैनेजर है जहाँ पे आप जाएंगे उसको मैं बोल दूंगा कि आप मेरे फ्रेंड की वाइफ हो और आपको जॉब चाहिए। तो वो ये बातें कर रहा है और मुझे उस समय लग रहा था कि ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब वो एक्सपीरियंस। और एक्चुअली मैं जहाँ जिस रूम में बैठ के इंटरव्यू दे रही थी, जस्ट सामने मेरे पूजा का मंदिर है, वहां पे शिवलिंग भी छोटी सी रखी है और मैं बार बार उधर देख रही थी और मुझे लग रहा था ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब किस तरह से आप मुझे अपना रहने का सुनने का जो आप हैं मेरे साथ। और मैंने ये भी मैं मिस करके बताना कि जब मैं 5 मिनट पहले या मैं मेडिटेशन 2-3 दिन से कर रही थी, उससे पहले भी करती थी, लेकिन मैं उससे पहले फाइट करती थी कि मैं मुझसे होगा। तो मैं अपने हाथ में, मुझे अभी लगा जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ अपने हाथ में रख रही थी, पर उस दिन मैंने हाथ खोल के सब कुछ बाबा को सौंप दिया उस दिन कि अब संभालो आप, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई कर लिया है, अब आप ही कुछ कर सकते हो। और उस दिन मतलब वो जब वो इंसान मतलब वो बोल रहा था ऐसे, उसने बोला कि मैं बात कर लूंगा, आपका हो जाएगा, आप बस आप ज्वाइन कर लेना। मुझे लगा ऐसे कहाँ होता है, और वो कंपनी इतनी बड़ी है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, तो मतलब बस ये समझ लो कि मैं मतलब वो इंटरव्यू के सामने मैंने रोना शुरू नहीं किया, यही थी बात, मतलब खुशी के मारे मेरी जैसे उसने काटा, इंटरव्यू का खत्म हुआ और मतलब मेरे मुंह से आवाज नहीं, मैंने बस जोर से बोला ओम जय श्री राम या ओम नमः शिवाय, जोर से मेरे मुंह से निकला और मतलब आंखों से आंसू आ रहे थे कि मतलब उसने कंफर्म नहीं किया, पर वो एक्सपीरियंस ही बहुत था मेरे लिए। उसके लगे हाथ दूसरे दिन मेरा दूसरे कंपनी में इंटरव्यू था। जब मैंने देखा कि ये काम करने लगा है तो मैंने सोचा मैं चलो इस बार इससे भी ट्राई करती हूँ दोबारा। तो मेरा बहुत बार से रिटर्न नहीं निकल रहा था, तो मैंने बोला भाई और मैं बाबा से बहुत शुरू से, जब भी मैं ब्रह्म कुमारी में मतलब जुड़ी नहीं, उससे पहले से बचपन से मेरी आदत है कि मैं हमेशा बाबा से एज अ फ्रेंड बात करती हूँ। मैं कोई भी भगवान से अगर मंदिर में कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, मैं ऐसे करके बातें करती हूँ। बहुत दिन के बाद भी गई मंदिर तो मैं बोलती हूँ बहुत दिन के बाद आई हूँ मैं, कैसे हो आप, बहुत दिन से पूजा नहीं किया है, ऐसे मैं उनसे बातें करती। तो बस इंटरव्यू हुआ तो मैंने बोला बाबा ऐसा है कि एक बार और ट्राई करते हैं, तो आप संभाल लो मेरा इंटरव्यू ये वाला और वैसा हुआ कि मतलब रिटर्न भी क्रैक हो गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी हो गया और मतलब मैं बस यही करती गई, हर इंटरव्यू के 5 मिनट पहले भी शुभकामना शुभ भावना, और जब इंटरव्यू चलती थी तो भी वीडियो में वो सामने इंटरव्यू दिखाई देता था और बस वो जैसे 2 मिनट तैयारियां कर रहे हैं तो मैं तुरंत से उसके यहाँ पे उसको देख के उसको मैं सम्मान बोलती थी उसके कि आप पवित्र आत्मा हो, आप बाबा के बच्चे हो, आप मुझे समझते हो, मेरा इंटरव्यू बाबा संभाल रहे हैं, बस हो जाएगा मेरा। और मैं बस मेडिटेशन में उस कंपनी का नाम, वो ऑफर लेटर और सब कुछ देख रही थी कि बस ये मिलना बहुत जरूरी है, और वो हो गया। बस फ्राइडे को ऑफर लेटर आएगा। मतलब ये एक्सपीरियंस में लाइफ का मतलब दर्शन ही दे दिया बाबा ने मुझे, तो ऐसा हो गया मतलब। और जैसे आज बता रही थी रूपाली बहन कि अभी का टास्क है कि बाहर जाके आप पौधों को देखो, जानवरों को देखो और एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो। तो मैं सुबह में वॉक करने जाती हूँ और मैं पता नहीं आज उसका कंफर्मेशन मिल गया कि ये भी वर्क करता है, क्योंकि मैं ये कर रही हूँ काफी समय से, तो अब लगता है मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर नीचे उतर के ये पत्तों को, फूल को और सूरज को निकलते आसमान में और ये सब देखते चलती हूँ। तो मुझे उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मेरे रिलेशंस में भी मैंने ये वर्क किया है और ये अब तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बहुत सही से काम करता है। बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और एकदम ही छोड़ना है, लॉजिक तो लगाना ही नहीं है। मतलब ये काम करेगा ही, कि मेरे साथ किया तो किसी के साथ भी करेगा। बिल्कुल, ये तो सिर्फ एक प्रियंका बहन है, लेकिन हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो हर रोज मेडिटेशन सीख कर रही हैं, और ये लोग अक्सर सुनाते रहते हैं फोन करके अपने एक्सपीरियंस, बट आज टाइम नहीं है तो हम और लोगों से नहीं पूछ सकते। और कांग्रेचुलेशन प्रियंका बहन, आपकी जॉब कंफर्म हो गई है। इनका केवल जो ज्वाइनिंग लेटर आना रह गया है। और देखिए शुभ भावना शुभकामना का कमाल। तो इनकी लाइफ में तुरंत परिवर्तन आया और इन्होंने यूज किया, आपसे शेयर किया। आप सब भी उतने ही सीरियसली इस चीज को लीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान है।
सिर्फ हमको विश्वास करके करना है। और उन्होंने कहा ना लॉजिक नहीं लगाना, वैसे तो इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है और मैं लॉजिकली आपको समझा रही हूँ हर चीज, लेकिन फिर भी अगर आपको वो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तब भी आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें और आप देखेंगे आपकी लाइफ के छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, लोगों के साथ रिलेशन सब चेंज होते जा रहे हैं और आपकी लाइफ में खुशियां आना शुरू हो चुकी है। दुख की जो बड़ी सी जगह भर गई थी वो धीरे धीरे छट रही है। तो आज का होमवर्क आपको ग्रुप में दोबारा भेज दिया जाएगा। अब आपको इस पूरे वीक में अपने अंदर कोई भी कचरा नहीं देना है, कोई भी तरह की दूसरों की बुरी बातें नहीं लानी है और ये अपने ऊपर आप धीरे धीरे काम करते रहिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले वीक में आपकी एक्टिविटीज के लिए और कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।